हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अल्टरनेटिंग करंट के सारे ही कॉन्सेप्ट्स। सो लेट्स बिगिन। लेट अस से मेरे पास n नंबर्स है, दे आर x1 x2 एंड सो ऑन अप टू xn। अगर मुझे इनका एवरेज वैल्यू लेना है, सो x एवरेज, इसका फॉर्मूला रहता है x1 प्लस x2 एंड सो ऑन अप टू xn। बेसिकली सारे नंबर्स को ऐड कर देंगे और डिवाइड करना होगा n के साथ। सिमिलरली वी डिफाइन समथिंग कॉल्ड एन आरएमएस वैल्यू। सो आरएमएस वैल्यू का मीनिंग होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर मतलब रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर्स। अब स्क्वायर्स मतलब इन सारे वैल्यूज का स्क्वायर्स ले लेंगे, दैट इज x1 स्क्वायर, देन x2 स्क्वायर, देन सो ऑन अप टू xn स्क्वायर। सो s मतलब स्क्वायर्स, ms मतलब मीन ऑफ स्क्वायर्स। मीन ऑफ स्क्वायर्स मतलब ये जो स्क्वायर्स लिए थे इनका एवरेज। इनका एवरेज करने के लिए इन सारे स्क्वायर्स को ऐड कर देंगे, डिवाइड कर लेंगे n के साथ। तो यहां तक हमें मिल गया मीन ऑफ स्क्वायर्स एंड आरएमएस मतलब रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर्स। ये मीन ऑफ स्क्वायर्स, इसका रूट ले लिया। तो ये हो गया आरएमएस वैल्यू का डेफिनेशन। अब जब भी हम ऑल्टरनेटिंग सर्किट्स देखते हैं तो एक ऑल्टरनेटिंग सप्लाई होता है, तो जो ईएमएफ वेरी करेगा। डीसी सर्किट्स में हम बैटरी कनेक्ट करते हैं, सो लेट्स से देयर इज अ रेजिस्टर। अगर बैटरी कनेक्ट किया तो ये डीसी करंट सप्लाई करेगा। डीसी करंट मतलब इट इज अ कांस्टेंट करंट। बट अगर रेजिस्टर के अक्रॉस में एक ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ डाल दूं, तो जो ईएमएफ वेरी करेगा विथ टाइम, इट विल बी वेरिंग इन अ साइनोसॉइडल मैनर। सो ये जो ईएमएफ मतलब जो भी करंट सप्लाई होगा, इन वन साइकिल इट विल बी गोइंग इन दिस डायरेक्शन एंड इन द अदर साइकिल इट विल बी गोइंग इन दिस डायरेक्शन। एंड करंट जब एक डायरेक्शन में फ्लो करेगा तभी वो कांस्टेंट भी नहीं रहेगा। लाइक दिस इन दिस साइकिल, इफ यू सी इन दिस साइकिल, द करंट फर्स्ट इंक्रीजेस, goes to a maxima, then becomes equal to zero, then current reverses its direction, goes to a maxima in the reverse direction and then again becomes equal to zero। तो ये थोड़ा बिहेवियर होता है एसी सप्लाई का। एसी सप्लाई में जो अप्लाइड ईएमएफ रहता है, इसका इक्वेशन होता है ई नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। ये वाला इक्वेशन हमने पढ़ा था पिछले वाले चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, जहां पर एसी जनरेटर कैसे काम करेगा इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। एंड एसी सप्लाई जो रहेगा, लाइक आई सेड, एसी सप्लाई, ये एसी सप्लाई जो ईएमएफ जनरेट करेगा सर्किट में, दैट ईएमएफ विल वेरी एज पर दिस इक्वेशन। सो द अप्लाइड ईएमएफ विल हैव द इक्वेशन ई नॉट साइन ओमेगा टी। सो या इसका अगर मुझे एवरेज वैल्यू चाहिए, अब एवरेज वैल्यू हमने लिया कैसे था, सो वी वर एडिंग अप एन नंबर्स एंड डिवाइडिंग देम विद एन। अब ये जो ईएमएफ का वैल्यू है, इसके अलग अलग वैल्यूज बनते हैं। बेसिकली देयर आर इन्फिनिट वैल्यूज। मतलब चेक करोगे तो टाइम जीरो पे ईएमएफ जीरो था, फिर यहां पे कुछ ईएमएफ आया, फिर यहां पर कुछ आया, फिर यहां पर कुछ आया, फिर यहां पर भी कुछ आया। तो ऐसे देखा जाए तो देयर आर इन्फिनिट वैल्यूज ऑफ ईएमएफ विच आर अकरिंग इन द एंटायर सर्किट इन वन साइकिल। तो इन इन्फिनिट वैल्यूज को हम ऐड तो नहीं कर सकेंगे। इस केस में एवरेज डिफाइन करने के लिए हमें एक अलग अप्रोच यूज करना होगा, दैट इज द अप्रोच ऑफ कैलकुलस। तो कैलकुलस के हेल्प से अगर मुझे एवरेज डिफाइन करना है, कैलकुलस में एडिशन मतलब इंटीग्रेशन, तो मुझे इंटीग्रेट करना होगा। किस वैल्यूज को मैं इंटीग्रेट करूंगा, सो दे आर द वैल्यूज ऑफ ईएमएफ ओनली। सो इंटीग्रेशन हम करेंगे ईएमएफ का, बट इंटीग्रेट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू सम वेरिएबल। एंड ईएमएफ वेरी कर रहा था विद टाइम, सो इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो इंटीग्रेशन ऑफ ई डी टी करेंगे, बट डिवाइड भी करना पड़ेगा उस वेरिएबल के साथ जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हमने इंटीग्रेट किया था। सो डिवाइड हो जाएगा विद इंटीग्रेशन डी टी। सो अगर मैं कहूं नॉट एक्स एवरेज बट एवरेज ईएमएफ, सो एवरेज ईएमएफ का जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा। इन अ सिमिलर वे, अगर ये आरएमएस वैल्यू का डेफिनेशन था, तो ई आरएमएस अगर फाइंड करना है, उसका फॉर्मूला बन जाएगा रूट ओवर, वी हैड टू ऐड द स्क्वायर्स ऑफ ऑल ओवर एक्स वैल्यूज। तो यहां पर हम इंटीग्रेट करेंगे ई स्क्वायर के वैल्यूज को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और नीचे जो एन लिया था वो भी हमें मिलेगा इंटीग्रेशन डी से। तो ये थोड़ा मॉडिफिकेशन हो जाएगा एवरेज वैल्यूज का और आरएमएस वैल्यूज का कैलकुलस के टर्म्स में। नाउ दैट वी नो द फॉर्मूला, लेट्स ट्राई फाइंडिंग द आरएमएस एंड एवरेज वैल्यूज if the equation of E was given in this manner. So first let's try to find the E RMS value. इसका फॉर्मूला था रूट ओवर इंटीग्रेशन ऑफ E square dt divided by integration dt. So this will be root over इंटीग्रेशन ऑफ E का फॉर्मूला E नॉट साइन ओमेगा टी, तो स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा E नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन डी टी। जो भी इंटीग्रेशन हम करेंगे वी विल मेक इट ओवर एन एंटायर साइकिल। सो अगर वन फुल साइकिल इस तरीके से था,
और ये तुम्हारा टाइम का एक्सिस था। तो ये जो पूरा टाइम रहता है इट इज कॉल्ड कैपिटल टी। कैपिटल टी मतलब द टाइम नीडेड फॉर वन साइकिल टू गेट कंप्लीटेड, एंड कैपिटल टी इज रिलेटेड विद ओमेगा एज टी इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। सो या वी विल परफॉर्म द इंटीग्रेशन ओवर वन फुल साइकिल। तो यहाँ पर लिमिट्स हो जाएंगे जीरो से कैपिटल टी, और यहाँ का भी लिमिट आ जाएगा जीरो से कैपिटल टी। अब ई नॉट स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आएगा, एंड ई नॉट स्क्वायर का जो रूट है वो ई नॉट आएगा। सो रूट के बाहर हमें ई नॉट का टर्म मिल जाएगा। सो वी हैव ई नॉट, रूट के अंदर हमारे पास बचा इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब दो फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के पता होने चाहिए, दैट इज 2 साइन स्क्वायर थीटा is 1 minus cos 2 theta, and 2 cos square theta is 1 plus cos 2 theta। ये दो फॉर्मूले काफी ज्यादा यूज होते हैं इन मैथमेटिक्स एज वेल एज इन फिजिक्स। तो ये दो फॉर्मूले हमें आना जरूरी है। यहां से साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी मेरे पास बचा था उसे हम लिख लेंगे इंटीग्रेशन जीरो से लेके कैपिटल टी, एंड साइन स्क्वायर ओमेगा टी इस फॉर्मूला से हमने लिखा 1 माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी द होल डिवाइडेड बाई 2, एंड डी टी का टर्म भी था हमारे पास, एंड डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन डी टी। अब इंटीग्रेशन डी टी इट्स लाइक इंटीग्रेशन डी टी करोगे तो सिंपली टी आएगा, एंड द लिमिट्स विल बी जीरो टू कैपिटल टी। व्हेन यू पुट देम इट इज टी माइनस जीरो विच इज कैपिटल टी ओनली। तो यहाँ डिनोमिनेटर में कैपिटल टी आ जाएगा। सो ये रूट को थोड़ा और बड़ा कर देंगे, एंड ओके रूट को बड़ा मत करो। कैपिटल टी वॉज एनी वे इन द डिनोमिनेटर, सो यू कैन राइट दैट कैपिटल टी एज द डिनोमिनेटर ऑफ द एंटायर टर्म ओनली। वंस अगेन 2t कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। लेट्स इरेज ऑफ दीज थिंग्स। या सो वी हैव ई नॉट रूट ओवर, आई सेड 2t बाहर आ जाएगा, सो 1 अपॉन 2t। अब जब इंटीग्रेट करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन इज सिंपली इक्वल टू स्मॉल टी, तो स्मॉल टी एंड लिमिट भी डाल दो। तो जीरो से टी जब यहाँ लिमिट डलेगा तब ये टी माइनस जीरो आएगा, सो दैट इज कैपिटल टी ओनली, माइनस कॉस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन ऑफ 2 ओमेगा टी, बट डिवाइड करना पड़ेगा टी के कोएफिशिएंट के साथ विच इज 2 ओमेगा, एंड द लिमिट इज जीरो से लेके कैपिटल टी तक। सो नाउ अगेन ई आर एम एस विल बिकम इक्वल टू, ये हो जाएगा ई नॉट, रूट के अंदर आ जाएगा 1 अपॉन 2t। The first term in the bracket is already equal to t minus, देखो जब जीरो डाल दोगे यहाँ पर t के जगह पे तो ये हो जाएगा साइन जीरो, एंड साइन जीरो इज इक्वल टू जीरो ओनली। तो जो सेकंड टर्म आने वाला है वो जीरो है, एंड द फर्स्ट टर्म विल बी ऑब्टेन व्हेन यू पुट t एज कैपिटल T। तो सिर्फ जो टर्म आएगा दैट विल बी साइन ऑफ 2 ओमेगा कैपिटल T डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा। नाउ इफ यू रिमेंबर आई सेड कैपिटल T was 2 पाई बाय ओमेगा, सो व्हेन आई सेड 2 ओमेगा t दिस इज 2 ओमेगा into कैपिटल टी को लिख लिया 2 पाई बाय ओमेगा। यू कैन कैंसिल ऑफ ओमेगा अप एंड डाउन, एंड 2 into 2 पाई दैट गिव्स यू 4 पाई। तो बेसिकली ये ऊपर का टर्म हो जाएगा साइन 4 पाई, एंड साइन 4 पाई मतलब इट्स एन एंगल ऑफ 720 डिग्रीज, एंड ये कोइंसाइड होगा पॉजिटिव एक्स के साथ जहां पे साइन का वैल्यू जो है वो जीरो आएगा। तो साइन ऑफ 2 ओमेगा टी इसका वैल्यू भी जीरो ही आ गया, because this value is also equal to 0. This entire term is gone, and the only thing we have is t minus 0 which is equal to capital T. तो finally ये पूरा bracket it is only capital T, and वो capital T भी ऊपर नीचे कट होगा। तो हमारे पास सिर्फ बचा 1/2 inside the square root। तो finally जो ERMS हमें मिला it is E naught by root 2. So that is how you get the RMS value. जब भी इन्होंने पूछा आरएमएस वैल्यू क्या रहेगा, तो अगर तुम्हारा कोई भी फंक्शन एक साइनोसॉइडल वे में वेरी करेगा, अब चाहे वो साइन हो या कॉस हो इट डज नॉट मैटर, इफ द फंक्शन वेरीज इन द फॉर्म ऑफ साइन और कॉस। मतलब मान लो मेरे पास एक फंक्शन है एक्स वेरिंग एज एक्स नॉट इंटू साइन ऑफ इंटू साइन थीटा, तो एक्स का जो भी आरएमएस वैल्यू रहेगा, ओके साइन थीटा नहीं एल से साइन ओमेगा टी ओनली, सम फंक्शन ऑफ टाइम ओनली, तो जो आरएमएस वैल्यू रहेगा एक्स आरएमएस, the RMS value will always be x naught divided by root 2, and वो by root 2 क्यों आया, उसका डेरिवेशन हमने यहाँ पे पढ़ लिया। So yeah, the RMS value of any component of any quantity which varies in the sinusoidal manner, the RMS value given will be given by the peak value divided by root 2. So E naught जो रहता है इसे कहते हैं peak value. So yeah, that's about the RMS value का derivation.
आई ऑल्सो सेड हमें एवरेज वैल्यू का भी डेरिवेशन चाहिए. सो गो फॉर द एवरेज वैल्यू. ई एवरेज विल बी, I said integration of e dt divided by integration dt. So this will be integration of e naught sine omega t dt divided by integration dt. Now here you need to be a little careful because अगर देखो साइनोसॉइडल वेव ऐसा था, तो अगर एक फुल साइकिल पर इंटीग्रेशन करोगे तो ये वाला इंटीग्रेशन पॉजिटिव आएगा, ये वाला इंटीग्रेशन इक्वल आएगा बट नेगेटिव आएगा. सो ओवर वन फुल साइकिल तुम्हारा एवरेज वैल्यू का जो इंटीग्रेशन आएगा वो जीरो आएगा. सो वी डोंट टेक द इंटीग्रेशन ओवर वन फुल साइकिल, वी टेक इट ओवर हाफ अ साइकिल. बिकॉज जो वैल्यू तुम्हें यहां पर मिलेगा वही एवरेज वैल्यू सेकेंड हाफ साइकिल में नेगेटिव सेंस में यहां पर आ जाएगा. So the integration that we perform for getting the average value will be over half a cycle and not the full cycle. So ये 0 से t by 2 होगा and this will also be 0 to t by 2 only. So E naught constant है, ये बाहर आ जाएगा. Sin ओमेगा t का सीधा सीधा इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस ओमेगा t डिवाइडेड बाई ओमेगा भी आ जाएगा. एंड इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा सिंपली स्मॉल t और लिमिट्स डाल दोगे तो t by 2 माइनस 0 विच इज सिंपली इक्वल टू t by 2 ओनली. एंड यहां पर भी लिमिट्स डलेगा 0 से लेकर t by 2. सो या दिस विल गिव यू ई नॉट. माइनस की वजह से हम लिमिट्स फ्लिप कर देंगे तो माइनस हट जाएगा, ऊपर 0 और नीचे t by 2. और जब वैल्यूज डालेंगे तो पहले आ जाएगा cos 0 विच इज 1 माइनस t by 2 डाल देंगे तो cos ऑफ ओमेगा इंटू t by 2 द होल डिवाइडेड बाई नीचे इट्स ऑलरेडी ओमेगा इंटू t by 2. सो ओमेगा t by 2 का वैल्यू क्या है वो देख लो एक बार. सो दिस इज ओमेगा बाई 2 इंटू टी को डाल देंगे 2 पाई बाई ओमेगा. सो यू कैन कैंसिल ऑफ ओमेगा, यू कैन कैंसिल ऑफ 2 एंड फाइनली इसका वैल्यू निकल के आएगा पाई. सो ओमेगा t by 2 इज इक्वल टू पाई. सो cos पाई इज ऑलरेडी माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस 1 दैट इज 2. सो ई एवरेज और सबसे पहले ऊपर आ गया 2 e नॉट and omega t by 2 was already pi, so 2 e naught by pi. So ये तुम्हारा e average का फॉर्मूला है. So the average value of EMF over half a cycle is 2 e naught by pi. Like I said तुम्हारा साइकिल इस तरीके से रहेगा. So इस साइकिल में एवरेज वैल्यू अगर 2 e naught by pi मिला तो इस साइकिल में जो एवरेज वैल्यू आएगा दैट विल बी माइनस 2 e naught by pi. So ये थोड़ा एवरेज वैल्यू का हमारा डेरिवेशन था. इसी को थोड़ा और अगर लिखोगे तो यू कैन ऑल्सो कॉल इट ई नॉट अपॉन पाई बाई 2. इतना ज्यादा कुछ ये यूज में नहीं आएगा बट जस्ट बोल के रख रहा हूं, यू कैन इवन कंसिडर इट एज ई नॉट अपॉन पाई बाई 2. तो ये तुम्हारा ई एवरेज का फॉर्मूला आ गया. एंड इन जनरल लाइक आई सेड यहाँ पर अगर x इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी था एंड आर एम एस वैल्यू ये था तो ऑलवेज द x एवरेज विल टर्न आउट टू बी 2x नॉट बाई पाई. बट ये जो 2x नॉट बाई पाई मिलेगा दिस विल ओनली बी ओवर हाफ अ साइकिल. जो दूसरा हाफ आएगा उसमें एवरेज वैल्यू आ जाएगा माइनस 2x नॉट बाई पाई. सो या दीज वर सम डेरिवेशंस फॉर द आरएमएस वैल्यू एंड फॉर द एवरेज वैल्यू. वी कैन नाउ कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पार्ट. देखो तुम्हें अप्लाई करना है एक ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ टू अ टोटल ऑफ 3 कंपोनेंट्स. You will apply it to a pure resistor, you will apply it to a pure inductor and you will apply it to a pure capacitor. और इन तीनों का रिस्पॉन्स क्या रहेगा ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ को ये तुम्हें देखना है. मतलब करंट कैसे आएगा, करंट का बिहेवियर क्या होगा, सर्टेन ग्राफ्स एंड ऑल वी नीड टू चेक. सो बिगिन विद द फर्स्ट पार्ट दैट इज अ प्योर रेजिस्टर. So yeah, when you take a pure resistor, take the alternating EMF, connect across it a resistor, resistance R ले लो. EMF का जो इक्वेशन है, the applied EMF is E naught into sin omega t. जो करंट सेंड होगा लेट्स कॉल इट I. So I भी वेरी करेगा as E is going to vary and basic ohms law था I is equals to E by R. So E का फॉर्मूला डाल दो दैट इज E naught sin of omega t by R. ये जो E नॉट बाई आर आया इसे हम कह देंगे I नॉट, दैट विल बी द पीक करंट इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी. सो या I नॉट इज गोइंग टू बी E नॉट बाई आर. एंड या ये तुम्हारा करंट का इक्वेशन हो जाएगा इन दिस पर्टिकुलर सर्किट. तो रेजिस्टेंस का बहुत सीधा है, इट विल इमीडिएटली रिस्पॉन्ड टू द अप्लाइड ईएमएफ. ईएमएफ अगर वेरी कर रहा था एज साइन ओमेगा टी तो करंट भी वेरी करेगा बाय द सेम फंक्शन विच इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी. यहाँ पे एक फेजर्स का बात आता है.
फेजर्स में हम एक रूल हमेशा फॉलो करेंगे कि करंट जो रहेगा उसे हम पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में शो करेंगे. सो इफ दिस इज द करंट, तो साइन ओमेगा टी, करंट का फेज ओमेगा टी था एंड ईएमएफ का भी फेज ओमेगा टी ही था. तो करंट एंड ईएमएफ आर गोइंग टू बी इन द सेम डायरेक्शन. इनके मैग्नीट्यूड्स अलग हो सकते हैं. सो दिस इज द ईएमएफ एंड दिस इज द करंट दैट वी गेट. इनके बीच में अगर कोई एंगल आएगा तो करस्पॉन्डिंग एंगल हम फेजर्स के बीच में भी ड्रॉ कर लेंगे. बट एक रूल हम फॉलो करेंगे कि करंट विल बी शोन ऑन पॉजिटिव एक्स. ये एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, द टेक्स्ट बुक्स डोंट फॉलो इट दिस वे, but just for the sake of our convenience this is the convention we will follow. Like I said, इनका लेंथ डिपेंड करेगा इनके मैग्नीट्यूड्स पे. ईएमएफ बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बिकॉज यू डोंट नो आर का वैल्यू 1 से बड़ा है या छोटा है. सो या दे आर लेंथ्स विल वेरी, बट दिस इज हाउ वी कैन ड्रॉ ईएमएफ एंड करंट इन द फॉर्म ऑफ फेजर्स. एंड इनका अगर प्रॉपर ग्राफ बनाओगे, दैट इज प्लॉट अ ग्राफ ऑफ ईएमएफ वर्सेस टाइम, तो ये तो तुम्हारा साइनोसॉइडल ग्राफ था. लेट्स कंसिडर कि आर का वैल्यू 1 से बड़ा है, तो आई नॉट जो आएगा वो ई नॉट के कंपेयर में छोटा आएगा. इन दैट केस जो करंट का इक्वेशन है, इट इज आई नॉट साइन ओमेगा टी. सो ट्रेंड ऑफ द करंट विल बी द सेम, जस्ट दैट द पीक वैल्यू विल बी डिफरेंट. सो इट विल बिकम मैक्सिमम एंड जीरो एट द सेम टाइम एज ई एम एफ. एंड यहां पर भी सेम चीज. So the red part I have drawn over here is the graph of current versus time. तो ये तुम्हारा behavior रहेगा of a pure resistor to an alternating EMF. Second that you need to check is behavior of a pure inductor in response to an applied alternating EMF. So make a circuit having an inductor और इसके across एक alternating EMF अप्लाई कर दिया. अगर पूरे सर्किट के थ्रू ट्रैवल करेंगे तो कर्चॉफ लॉ के हिसाब से टोटल ईएमएफ इन द सर्किट शुड बी इक्वल टू जीरो. तो अप्लाइड ईएमएफ को ई ले लेंगे और इंडक्टर में जो बैक ईएमएफ डेवलप होगा, लेट्स कॉल इट ई एल. सो इसका जो टोटल आएगा दैट शुड बी इक्वल टू जीरो. अप्लाइड ईएमएफ वाज ई नॉट इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ई एल. इंडक्टर का जो बैक ईएमएफ था इसका फॉर्मूला था माइनस एल डी आई बाई डी टी एंड इक्वल टू जीरो आएगा. So take that L di by dt on the right. So you have L di by dt and that will be equal to E naught into sine of omega t. What we want is an equation for current, because पहले वाले में भी देखोगे तो हम करंट का इक्वेशन फाइंड करने का ट्राई कर रहे थे. यहाँ पर भी हमें करंट का ही इक्वेशन चाहिए. So di को यहाँ पर रहने दो. Take dt on the right, take L on the right. So you have di is equals to E naught upon L into sine of omega t dt and integrate both the sides. So when you integrate the left hand side you get current, because di का integration will be I equal to E naught upon L constant आएगा. So E naught upon L comes out and sin omega t का जो integration है that will be minus cos of omega t. Divide करना पड़ेगा t के coefficient के साथ which is omega. So I becomes you can write it as E naught upon omega L and जो minus cos of omega t है we can write it as minus sine of देखो cos theta is sine of 90 minus theta, so sine of pi by 2 minus theta. So अगर मैं cos theta को लिख दूं sine of pi by 2 minus theta, this becomes minus cos omega t. में cos omega t को लिखा sine of pi by 2 minus omega t. एंड फिर एक और फॉर्मूला था that sine of minus theta is equals to minus of sin theta. सो ये नेगेटिव को अगर हम अंदर ले लें, द इक्वेशन फॉर करंट बिकम्स ई नॉट अपॉन ओमेगा एल एंड दिस बिकम्स साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू. अब सबसे पहले हमें इसको आई नॉट लिखना पड़ेगा. सो आई विल बिकम इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू. जहां आई नॉट जो हमने टर्म लिया, आई नॉट इज ई नॉट अपॉन ओमेगा एल. Now analyze this term first. जब हमने you need to think of it in Ohm's law terms. Ohm's law was V equal to IR. तो इसको भी अगर V equal to IR के terms में देखें तो you can rearrange this and make it I equals to V by R. तो V के नीचे जो भी आएगा वो रेजिस्टेंस का टर्म था when it was a pure resistor. यहाँ पर V के नीचे जो आया that is omega L and omega L becomes a term which is similar to resistance. रेजिस्टेंस मतलब ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट. अब इंडक्टर जो था, इंडक्टर का काम था अपोजिंग द चेंज इन करंट. इंडक्टर जो रहता है, इंडक्टर डज नॉट अपोज द करंट,
it opposes the change in current. बट जब भी तुम एक ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाई करोगे तो इंडक्टर ऑफ कोर्स चेंज इन करंट को तो अपोज करेगा ही, बट देयर विल बी सम अपोजिशन दैट इट विल ऑफर टू द फ्लो ऑफ करंट आल्सो। और ये फ्लो ऑफ करंट को जो ऑपोजिशन ऑफर होगा दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस तब बोलेंगे जब भी प्योर रेजिस्टर था, लेकिन जब भी प्योर इंडक्टर लेंगे तो उसे रेजिस्टेंस नहीं कहेंगे, ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट को हम कहेंगे रिएक्टेंस। एंड क्योंकि ये इंडक्टर का रिएक्टेंस है वी विल कॉल इट इंडक्टिव रिएक्टेंस। एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे एक्सएल के साथ। एंड लाइक आई सेड ये रेजिस्टेंस का ही एनालॉग रहेगा। एंड रेजिस्टेंस मतलब अगर ओम्स लॉ देखोगे तो I इक्वल टू V बाई आर में V के नीचे जो भी आएगा वो R का टर्म होगा। सो दैट इंडक्टिव रिएक्टेंस ओवर हियर बिकम्स इक्वल टू ओमेगा L। एंड ओमेगा वाज आल्सो इक्वल टू 2 पाई f। ओमेगा का एक फॉर्मूला हमने SHM में पढ़ा था, इट इज इक्वल टू 2 पाई f। सो यहां पर ओमेगा को 2 पाई f लिख के यू कैन आल्सो कॉल इट 2 पाई FL। तो ये तुम्हारा इंडक्टिव रिएक्टेंस का एक फॉर्मूला हो जाएगा। एंड इट इज लाइक द रेजिस्टेंस एनालॉग ऑफ एन इंडक्टर। तो हाँ ये एक चीज था। नाउ वी कैन मूव ऑन टू फेजर्स। अगर अप्लाइड ईएमएफ का इक्वेशन देखोगे, सो अप्लाइड ईएमएफ जो था फॉर एन इंडक्टर इट वाज ई नॉट साइन ओमेगा टी। एंड जो करंट का इक्वेशन हमें मिला इट इज आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। सो आई इज आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अब फेजर्स पे मैंने कहा था करंट को हमेशा हम राइट में शो करेंगे। सो दिस इज वेयर द एरो ऑफ करंट इज गोइंग टू बी। अगर करंट का फेज देखोगे तो ये ईएमएफ के फेज से पीछे चल रहा है। मतलब ईएमएफ का जो भी फेज रहेगा वो करंट के फेज से आगे रहेगा। अगर करंट यहां पर है तो ईएमएफ का फेज 90 डिग्री आगे। 90 डिग्री आगे जाना मतलब 90 डिग्री पॉजिटिव सेंस में जाना, मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हम जाएंगे फॉर ड्रॉइंग द एरो ऑफ ईएमएफ। तो ईएमएफ का जो एरो आएगा वो यहां पर आएगा। दिस इज वेयर द ईएमएफ इज गोइंग टू बी। एंड इफ यू सी इट इज 90 डिग्रीज अहेड ऑफ द करंट। सो एक कॉमेंट यहां पर ये रहेगा फेजेस को देखकर दैट ईएमएफ इन अ प्योर इंडक्टर leads current by a phase angle of 90 degrees that is pi by 2 radians। तो इंडक्टर में ईएमएफ हमेशा आगे रहेगा, करंट हमेशा पीछे रहेगा अपने फेज में। एंड या दैट इज हाउ द फेजर डायग्राम विल लुक लाइक फॉर फेजर डायग्राम फॉर एन इंडक्टर। एंड अगर ग्राफ ड्रॉ कर लोगे ऑफ ईएमएफ वर्सेस टाइम, देखो अप्लाइड ईएमएफ का तो बेसिक तुम्हारा साइनोसॉइडल ग्राफ ही था। सो दिस इज हाउ द ग्राफ ऑफ अप्लाइड ईएमएफ विल लुक लाइक। इट्स नॉट ओनली वन साइकिल, ये कंटिन्यू करेगा आगे भी इस तरीके से, बट या वन साइकिल इज इनफ टू अंडरस्टैंड द एंटायर ट्रेंड। व्हेन आई से आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू मतलब अगर साइन जीरो चाहिए तो ये आएगा पाई बाई टू पर। एंड अगर थोड़ा ग्राफ्स का बेसिक नॉलेज है तो अगर ओमेगा टी में से पाई बाई टू माइनस करोगे तो ये ग्राफ को राइट में शिफ्ट कर देगा। सो द करंट ग्राफ एक्चुअली बिगिंस फ्रॉम हियर। बेसिकली यही ग्राफ राइट में शिफ्ट हो जाएगा बाय पाई बाई टू रेडियंस, और पाई बाई टू यहां पर था पीक वैल्यू पर। तो करंट का ग्राफ यहां से शुरू होगा। सो ये जो ईएमएफ तुम्हारा जीरो बना, करंट यहां पर मैक्सिमम बनेगा। यहां पे जो ये मैक्सिमम बन रहा था नेगेटिव सेंस में, तुम्हारा करंट यहां पर जीरो बनेगा, और ये जो यहां पर जीरो बन रहा था करंट यहां पर मिनिमम बनेगा ऑन द नेगेटिव साइड। सो ये हो जाएगा तुम्हारा करंट का ग्राफ वर्सेस टाइम। एंड यू कैन एक्चुअली प्लॉट दैट ग्राफ ऑन द अदर साइड ऑल्सो, बिकॉज टाइम जीरो पे ही तुम्हारा सब बिहेवियर चालू हो जाएगा। सो या दिस इज हाउ द ग्राफ इज गोइंग टू लुक लाइक फॉर करंट वर्सेस टाइम इन केस ऑफ एन इंडक्टर। तो हाँ ये तुम्हारे ग्राफ से, ये पीक वैल्यूज का सेम होना जरूरी नहीं है, बिकॉज पीक वैल्यूज तो डेफिनेटली डिफरेंट होंगे, वो हमने यहाँ पर ही देख लिया था। यू कैन गेट द पीक वैल्यू ऑफ करंट व्हेन यू टेक द पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ एंड डिवाइड इट विद ओमेगा एल। सो हाँ ये थोड़ा बहुत तुम्हारा इक्वेशंस हो गया, phasers and the graphs of EMF and current for a pure inductor। So ये सारी इक्वेशंस तुम्हें याद रखने होंगे फॉर अ प्योर इंडक्टर। इसमें एक और पावर का भी फॉर्मूला है, बट पावर का फॉर्मूला थोड़ी देर के बाद पढ़ेंगे व्हेन वी स्टडी द एलसीआर सीरीज सर्किट। सो फॉर अ प्योर इंडक्टर पावर वगैरह का फॉर्मूला जो देना है वो मैं वहीं पर दे दूंगा। एंड या वी कैन सी व्हाट विल बी द बिहेवियर ऑफ अ प्योर कैपेसिटर टू एन ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। सो टेक एन ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड या अप्लाई टू अ प्योर कैपेसिटर। इसका कैपेसिटेंस C ले लो,
एंड ईएमएफ का तो बेसिक इक्वेशन वही है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। कैपेसिटर के लिए बेसिक फॉर्मूला था Q इक्वल टू सी वी। तो कैपेसिटर पे जो चार्ज रहेगा, लेट्स कॉल इट Q फॉर नाउ, Q इक्वल टू सी वी इज द बेसिक फॉर्मूला। Currently let us say the charge is Q, capacitance is C, and जो potential difference आएगा that will be the applied EMF only, तो CE हो जाएगा। So we can write E as E naught sin omega t और C को यहाँ नीचे ले लेंगे, or rather let's keep Q as it is only. What we were finding in the previous cases, हमें बेसिकली करंट का ही इक्वेशन चाहिए था, तो यहाँ पर भी हमें करंट का ही इक्वेशन चाहिए, एंड करंट का जो इक्वेशन आएगा दैट विल बी dq by dt। सो डी क्यू बाई डी टी मतलब ओके, यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं करेंगे, जस्ट कीप इट एज इट इज, और ईएमएफ को डाल देंगे ई नॉट साइन ओमेगा टी। सो क्यू विल बी सी, ई को डाल दिया ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, एंड गेट बैक टू फाइंडिंग करंट। करंट वॉज डी क्यू बाई डी टी। तो अगर ये तुम्हारा क्यू था, इसका डेरिवेटिव लेना होगा टू गेट द करंट। इसका डेरिवेटिव ले लोगे तो सी ई नॉट तुम्हारा कांस्टेंट आएगा, एंड साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। So rewrite this equation as I is equals to E naught, ये जो ओमेगा C था, rewrite it as 1 upon omega C in the denominator, and then cos omega t का टर्म बाकी रहेगा। cos omega t will be written as sin of pi by 2 plus omega t. So from allied angles we know that sin of pi by 2 plus omega t और sin of pi by 2 plus theta, इसे कैलकुलेट करने का शॉर्टकट या मेथड ये था, पाई बाई टू इज एन ऑड मल्टीपल ऑफ 90, तो तुम्हें फंक्शन चेंज करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा cos थीटा, एंड पाई बाई टू प्लस थीटा मेक्स यू रीच इन द सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में ओरिजिनल फंक्शन साइन पॉजिटिव रहेगा, तो आंसर आएगा पॉजिटिव cos थीटा। तो ये जो cos थीटा था, इसे हमने रीराइट किया एज साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, साइन ऑफ रादर पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी, विच वी विल मेक इट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, बिकॉज ए प्लस बी बोलो या बी प्लस ए बोलो एक ही बात है। ऐसा क्यों किया ये भी समझ जाओगे। फिलहाल ये पूरा जो टर्म है दिस इज गोइंग टू बिकम आई नॉट। सो आई का फाइनल इक्वेशन बना आई नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो ये तुम्हारा आई नॉट का इक्वेशन, व्हेन वी आर राइटिंग दिस इक्वेशन हमने आई नॉट को कंसिडर किया एज ई नॉट अपॉन 1 बाय ओमेगा सी। एंड यहां पर वापस ओम्स लॉ के साथ कंपेयर करो। सो ओम्स लॉ वाज v इक्वल टू आई आर, सो आई विल बी v बाय आर, आई इक्वल टू v बाय आर। तो इधर का जो रेजिस्टेंस कंपोनेंट आया दैट इज 1 अपॉन ओमेगा सी, एंड यहां पर ये 1 अपॉन ओमेगा सी को हम कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। रिएक्टेंस मतलब ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। प्योर रेजिस्टर के लिए वो रेजिस्टेंस था, वेरएज इंडक्टर एंड कैपेसिटर के लिए इसे रिएक्टेंस कहेंगे। इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस। सो कैपेसिटिव रिएक्टेंस we will represent it by XC, inductive reactance XL था, capacitive reactance will be XC, जो E naught का denominator आएगा which is 1 upon omega C. So ये फॉर्मूला याद रखना है for capacitive reactance. Even over here you can actually put omega as 2 pi f and you can say XC is 1 upon 2 pi FC. फेजर्स भी ड्रॉ करने का ट्राई कर लो। तो फेजर्स में वंस अगेन करंट को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे ऑन द पॉजिटिव एक्स। देखा जाए तो ई नॉट साइन ओमेगा टी, बस इस फंक्शन को देखो, साइन ओमेगा टी साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, मतलब करंट जो है वो आगे चला गया है, करंट लीड करेगा ईएमएफ को बाय अ फेज एंगल ऑफ पाई बाई टू, मतलब करंट का फेज आगे है, ईएमएफ का जो भी फेज है वो करंट के फेज के पीछे रहेगा बाय 90 डिग्री। अब अगर पीछे जाना है तो तुम्हें मूव करना पड़ेगा इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर ईएमएफ आगे था तो हम एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे थे, ईएमएफ पीछे है तो हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे, और ईएमएफ 90 डिग्री से क्लॉकवाइज मूव करोगे तो नीचे की तरफ आ जाएगा। सो दिस इज वेयर द ईएमएफ फेजर इज गोइंग टू लाई फॉर अ कैपेसिटर, एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री, बिकॉज क्लॉकवाइज मूव किया इसे हम कह देंगे माइनस 90 डिग्री। तो कॉमेंट ये रहेगा दैट ईएमएफ लैग्स behind current by a phase angle of pi by 2 radians or 90 degrees for a pure capacitor. And once again वही बात, EMF और करंट का अगर ग्राफ ड्रॉ करना है तो दैट ग्राफ इज गोइंग टू लुक लाइक दिस। आई ड्रॉ इट हियर ओनली। सो ये तुमने ग्राफ ड्रॉ किया था फॉर एन इंडक्टर, और कैपेसिटर का जो ग्राफ आएगा वो ऐसा आएगा। सो
या दैट्स द टाइम, दैट्स द अप्लाइड ईएमएफ। अप्लाइड ईएमएफ तो तुम्हारा साइनोसॉइडल फंक्शन ही था, तो यही आएगा। एंड जो आई का इक्वेशन था, इट वॉज आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। जब ग्राफ्स में तुम ओमेगा टी में प्लस पाई बाई टू करोगे तो ग्राफ लेफ्ट में शिफ्ट होगा। माइनस किया था तब ग्राफ ऐसे राइट में शिफ्ट हो गया था, तो प्लस करोगे तो ग्राफ लेफ्ट में शिफ्ट होगा। इसी ग्राफ को अगर लेफ्ट में शिफ्ट कर दोगे बाई 90 डिग्री तो ये वाला पीक यहां पर आ जाएगा। सो या यू विल गेट द पीक वैल्यू। ये जब जीरो है तभी इसका पीक वैल्यू आएगा, ये मैक्सिमम हो जाएगा तभी ये जीरो हो जाएगा। करंट की बात कर रहा हूं, सो दैट रेड पार्ट इज द ग्राफ ऑफ करंट वर्सेस टाइम फॉर अ कैपेसिटर। या ये जीरो हो जाएगा तभी ये नेगेटिव में मैक्सिमा हो जाएगा। सो यू हैव अ मैक्सिमा हियर। ये जब नेगेटिव में मैक्सिमा था तब ये जीरो हो जाएगा, एंड ये जीरो हो गया तब ये मैक्सिमम हो जाएगा। एंड दैट ट्रेंड इज गोइंग टू कीप कंटिन्यूइंग। वंस अगेन ये जो पीक वैल्यूज है करंट का और ईएमएफ का, जो पीक वैल्यू रहेगा वो अलग रहेगा, बिकॉज द पीक वैल्यूज वर रिलेटेड बाय आई नॉट इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन एक्स सी। तो ई नॉट एंड आई नॉट का सेम होना जरूरी नहीं है, दे विल मोस्ट लाइकली बी डिफरेंट ओनली। सो या ये तुम्हारा कैपेसिटर के लिए करंट वर्सेस ईएमएफ का ग्राफ। लाइक आई सेड, फॉर अ प्योर कैपेसिटर ईएमएफ इज गोइंग टू लैग बिहाइंड द करंट बाय अ फेज एंगल ऑफ पाई बाई टू रेडियंस। तो ये बिहेवियर ध्यान में रखना। लाइक आई सेड, रेजिस्टेंस का देख लो, ईएमएफ एंड अप्लाइड करंट वर इन फेज विथ ईच अदर। ये कमेंट मैंने यहाँ पे लिखा नहीं था। ईएमएफ एंड करंट आर इन सेम फेज for a pure resistor. Similar comment here was similar comment for EMF in a pure inductor will lead the current by pi by 2 radians, मतलब EMF आगे रहेगा, current पीछे रहेगा phase में. And for a pure capacitor, EMF is going to lag behind the current by a phase angle of pi by 2 radians. In the next topic, you have to connect a resistor, inductor and capacitor in series. So you take a resistor, take an inductor and take a capacitor and connect them all in series with an applied alternating source. I mean with applied with simply an alternating with a source that offers alternating EMF. We call this an LCR series circuit. सो इसका रेजिस्टेंस R ले लो, इसको इसका इंडक्टेंस L एंड इसका कैपेसिटेंस ले लो C। मान लो हमने एक करंट सेट कर दिया इस पूरे सर्किट में एंड देन वी आर डिस्कनेक्टिंग द सोर्स। अगर सोर्स को डिस्कनेक्ट कर दोगे तो तुम्हारा जो कर्चॉफ लूप बनेगा, मान लो ये सोर्स अभी है ही नहीं, तुमने सोर्स हटा दिया एंड लूप अभी भी कंप्लीट है, तो कर्चॉफ लॉ के हिसाब से जब भी हम ट्रैवल करेंगे थ्रू आउट द एंटायर लूप, इसका जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, द टोटल ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस ऑल द कंपोनेंट्स, ये तुम्हारा जीरो आएगा। तो इसके ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, लेट अस से अ करंट आई इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, तो इसके ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस आई आर आएगा, एंड बिकॉज वी आर ट्रैवलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट वी विल टेक इट एज नेगेटिव। सो माइनस आई आर बाय कर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ, वी हैव माइनस आई आर। इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, वंस अगेन इंडक्टर में इफ वी गो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इंडक्टर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो नेगेटिव लेना पड़ेगा। सो इसका पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा माइनस एल डी आई बाई डी टी, विच मीन्स वी आर ऑल्सो कंसिडरिंग कि करंट कॉन्स्टेंट नहीं है, इट इज चेंजिंग एट अ रेट ऑफ डी आई बाई डी टी। एंड फाइनली द कैपेसिटर, कैपेसिटर के लिए भी हम नेगेटिव ही ले लेंगे, कंसिडरिंग दैट दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस। सो व्हेन वी गो इन दिस डायरेक्शन, एज पर कन्वेंशन इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस हमें नेगेटिव ही लेना होगा। सो या कैपेसिटर के लिए Q इक्वल टू सी वी था, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा दैट विल बी Q बाई सी, और कैपेसिटर के लिए इसे नेगेटिव ले लेंगे, सो माइनस Q बाई सी एंड इक्वल टू जीरो आएगा। इफ यू टेक ऑल द टर्म्स ऑन द राइट, ऑल ऑफ देम विल बिकम पॉजिटिव एंड वी गेट एल डी आई बाई डी टी प्लस आई आर प्लस Q बाई सी इक्वल टू जीरो। अब करंट के बारे में हमें पता है दैट करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, एंड कैलकुलस के टर्म्स में लिखे, डेरिवेटिव के टर्म्स में, तो करंट इज डिफाइंड एज डी क्यू बाई डी टी। सो व्हेन आई से डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी मतलब डी बाई डी टी ऑफ डी क्यू बाई डी टी, तो डी आई बाई डी टी बन जाएगा क्यू का डबल डेरिवेटिव, सो वी कैन राइट दिस एज एल डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर। डी आई बाई डी टी इसका डेरिवेटिव बनेगा इसका डबल डेरिवेटिव, दैट इज डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस आई आर,
सो आर इंटू आई को लिख लेंगे डी क्यू बाई डी टी, प्लस ये क्यू बाई सी ऑलरेडी था हमारे पास, इक्वल टू 0। ये तुम्हारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा फॉर एन एलसीआर सीरीज सर्किट। अब डैम्प्ड ऑसिलेशंस में ये कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया था इन द चैप्टर ऑफ एसएचएम। सो डैम्प्ड ऑसिलेशंस, जो सारे ही चैप्टर्स मैंने फिजिक्स में डिस्कस किए हैं, ये सारे चैप्टर्स का थियरी तुम्हें फिजिक्स थियरी लेक्चर्स के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, एंड प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो डू चेक इट आउट इन केस यू वांट टू रेफर दीज थिंग्स। डैम्प्ड ऑसिलेशंस मैंने डिस्कस किया है इन द चैप्टर ऑफ ऑसिलेशंस और एसएचएम। यू विल गेट दैट चैप्टर इन द वेरी प्लेलिस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट। डैम्प्ड ऑसिलेशंस का जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा था फाइनल वाला, दैट इक्वेशन वाज m d2x by dt स्क्वायर प्लस b इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस के एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो एक क्वेश्चन कुछ पास्ट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पेपर्स में पूछा गया था कि अगर डैम्प्ड ऑसिलेशंस की इक्वेशन को एलसीआर के इक्वेशन के साथ कंपेयर करोगे तो कौन से वो टर्म्स है जो आपस में एनालॉगस रहेंगे। तो एलसीआर सर्किट के लिए देखोगे तो एल का जो टर्म है इट बिकम्स एनालॉगस टू मास इन डैम्प्ड ऑसिलेशंस। सो मास इज एनालॉगस टू एल, मतलब मास बिकम्स एनालॉगस टू इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर। फिर जो x है, द डिस्प्लेसमेंट इन डैम्प्ड ऑसिलेशंस इज एनालॉगस टू द चार्ज। फिर b का जो टर्म है दैट इज एनालॉगस टू रेजिस्टेंस। x वाला तो हमने देख ही लिया, टाइम के जगह पे टाइम ही था, सो t का कोई एनालॉजी नहीं है, टाइम इज टाइम ओनली। जो k था मतलब जो फोर्स कांस्टेंट था SHM का, इट इज एनालॉगस टू, if you realize q was analogous to x, तो k becomes analogous to 1 upon c। तो capacitance का reciprocal becomes analogous to force constant, and this is a comparison that you can make between damped oscillations का differential equation and LCR series circuit का differential equation। तो ये एक पास पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, as far as I remember ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। मतलब क्वेश्चन का एग्जैक्ट वर्ड्स ये नहीं था, बट ये कंपैरिजन करके तुम्हें उस क्वेश्चन का आंसर निकालना था। तो हाँ, ये डिस्कशन भी ध्यान में रखना, एंड वी कैन कंटिन्यू विद द फर्दर डेरिवेशंस ऑफ एन एलसीआर सीरीज सर्किट। अब इस सीरीज एलसीआर सर्किट में मान लो जो ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ का सोर्स था उसने एक ईएमएफ सप्लाई किया। सो द ईएमएफ सप्लाइड विल बी ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। This is what we had been saying so far when we were talking of a pure resistor, inductor or a capacitor. इस केस में let us say the primary term that we are looking at is current. So ये जो सोर्स है वो एक alternating EMF ही generate करेगा, but because of that let us say एक alternating current आ गया, and let's take the current as I equal to I naught sin omega t. Like I said, E नॉट इज द प्राइमरी टर्म दैट इज गोइंग टू बी जनरेटेड, बट उसके वजह से जो करंट आएगा उसका फेज हम लोग फिलहाल ओमेगा टी ले लेंगे, एंड देन ईएमएफ का जो भी फेज रहेगा वो ओमेगा टी के कंपेयर में आगे या पीछे रहेगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। सो या द प्राइमरी थिंग सप्लाइड बाय द सोर्स इज द करंट, एंड लेट अस से द करंट इज आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब करंट जो रहेगा उसका फेज मान लो यहां पर है, सो दिस इज द फेज ऑफ, ये जो फेजर का वेक्टर हम ड्रॉ करेंगे वो करंट के लिए इस तरफ ड्रॉ करेंगे, एंड जो भी ईएमएफ रेजिस्टेंस में आएगा इट विल बी इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ करंट। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ई आर। अगर करंट यहां पर था, इफ दिस वाज द फेज ऑफ करंट, तो जो भी ईएमएफ इंडक्टर में आएगा इट इज गोइंग टू लीड द फेज ऑफ करंट बाय 90 डिग्री। तो करंट अगर यहां पर था तो जो भी इंडक्टर का फेज आएगा, इंडक्टर का फेजर इस तरफ ड्रॉ होगा, एंड वी विल से दिस इज ई एल। ई एल मतलब ईएमएफ दैट इज जनरेटेड अक्रॉस एन इंडक्टर, एंड कैपेसिटर का जो भी ईएमएफ है वो करंट के कैपेसिटर का जो भी ईएमएफ रहेगा वो करंट के फेज से 90 डिग्री पीछे चलेगा। सो जो कैपेसिटर का ईएमएफ रहेगा, कैपेसिटर के ईएमएफ का फेजर विल बी ऑन द ऑपोजिट साइड। अभी करंट को फिलहाल भूल जाओ। The EMF phase vectors or the EMF phasors will be drawn for a resistor in the right hand direction. EL का ऊपर आएगा, EC का नीचे आएगा. Let us just say for suppose if EL is greater than EC, we call this an inductive circuit. एंड EL अगर EC से बड़ा होगा तो ये वाला और ये वाला, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा। सो द रिजल्टेंट इज गोइंग टू बिकम लाइक दिस। ऊपर की तरफ चला जाएगा EL माइनस EC,
एंड राइट में जो आएगा दैट विल बी ई आर। अब सीरीज सर्किट है, तो सीरीज सर्किट में सबके अक्रॉस जो करंट आएगा वो सेम आएगा। इफ करंट इज द सेम अक्रॉस ऑल ऑफ देम, आई कैन डिवाइड ई एल माइनस ई सी विद आई। इससे जो ये वेक्टर का लेंथ रहेगा वो वेरी करेगा, बट डायरेक्शन यही रहेगा। एंड ई आर को भी आई से डिवाइड कर देंगे, तो इससे इसका लेंथ भी चेंज हो जाएगा, बट डायरेक्शन इज गोइंग टू रिमेन दिस ओनली। बट बिकॉज आई दोनों के लिए सेम था, जो तुम्हारा लेंथ वेरी करेगा, मतलब जो तुम्हारा फाइनल डायग्राम बनेगा, इट विल बी प्रोपोर्शनल टू दिस डायग्राम ओनली। सो वी कैन ड्रॉ इट इन दिस मैनर। अगर ये लेंथ मान लो ये 10 था और ये 15 था, तो डिवाइड करने के बाद शायद ये 2 और ये 3 हो जाएगा। माई पॉइंट इज the length of both the vectors or both the phasors is going to vary, but their lengths will still remain in proportion to what they were to what they originally were. तो ये डायग्राम तुम्हारा डिमेंशंस में चेंज होगा, बट ये डायग्राम तुम्हारा प्रोपोर्शनल बनेगा। जब तुम ईएमएफ को या किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस को करंट से डिवाइड करोगे, तो V अपॉन आई इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस। इंडक्टर एंड कैपेसिटेंस के लिए रेजिस्टेंस मतलब रिएक्टेंस हो जाएगा। सो दिस टर्म ओवर हियर विल बिकम एक्सएल माइनस एक्ससी, एंड यहां पर ई आर अपॉन आई मतलब ये सिंपल तुम्हारा रेजिस्टेंस बन जाएगा। अगर इन दोनों का रिजल्टेंट ले लोगे, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में लाई करेगा, एंड इस रिजल्टेंट का जो भी एंगल रहेगा विद द रेजिस्टेंस, दिस एंगल वी विल कॉल इट फाई। और ये जो फाइनल रिजल्टेंट आएगा इसे हम कहेंगे जेड। जेड मतलब इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। इंपीडेंस इज लाइक द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अब रेजिस्टेंस जो टर्म है वो हम सिर्फ प्योर रेजिस्टर के लिए ही यूज करते हैं। सो वंस अगेन रेजिस्टेंस बोलना एक गलत बात रहेगी। रेजिस्टेंस इज ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट फॉर अ प्योर रेजिस्टर। ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट फॉर इंडक्टर एंड कैपेसिटेंस इज कॉल्ड रिएक्टेंस। एंड नेट अगर इस तरीके का एक मिक्स्ड सर्किट बनाओगे, तो मिक्स्ड सर्किट के लिए फाइनल ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट इज व्हाट वी कॉल इंपीडेंस। तो इंपीडेंस मतलब the net resistance of all the components is called impedance। ये थोड़ा रफ लैंग्वेज में मैंने एक्सप्लेन किया, और नेट रेजिस्टेंस टेक्निकली गलत लैंग्वेज रहेगा, बट आई होप यू अंडरस्टैंड। इंपीडेंस मतलब द नेट ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट फॉर अ मिक्स्ड सर्किट इज कॉल्ड इंपीडेंस। अब इंपीडेंस का फॉर्मूला क्या आएगा? सो इंपीडेंस विल बी, आई सेड इट इज द रिजल्टेंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस, तो ये हो जाएगा रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी द होल स्क्वायर। ये जो रिजल्टेंट है इट इज द वेक्टर रिजल्टेंट ओनली, तो प्लस आएगा 2r एक्सएल माइनस एक्ससी इंटू कॉस थीटा। एंड थीटा मतलब एंगल बिटवीन एक्सएल माइनस एक्ससी एंड आर। क्लियरली ये एंगल पाई बाई 2 है, तो यहां पर आ जाएगा cos 90। ये टर्म 0 है, तो ये पूरा का पूरा टर्म निकल जाएगा, एंड फाइनल इंपीडेंस हो जाएगा रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी द होल स्क्वायर। एंड ये तुम्हारा फाइनल फॉर्मूला आ गया इंपीडेंस ऑफ द सर्किट का। एडिशनली अगर ये एंगल फाई हमें ढूंढना है, तो यू कैन ट्रांसलेट दिस वेक्टर पैरेलल टू इटसेल्फ एंड कीप इट ओवर हियर, एंड यू कैन सी दैट tan phi will be this vector upon this vector. So yeah, you can write tan phi as this vector which is xl minus xc upon this vector which is r. तो अगर phi ढूंढना है, तो you can say phi will be tan inverse of xl minus xc the whole upon r. तो ये दो फॉर्मूला भी तुम्हें याद रखना होगा फॉर फाई एंड इंपीडेंस। अब फाई जो एंगल रहेगा उसको तुम विजुअलाइज भी ऐसे कर पाओगे कि देखो, अगर ये फाई यहां पर था, तो यहां पर भी इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा डिवाइड बाई आई करके नहीं, डिवाइड बाई आई किया तब जाके तुम्हें एक्सएल माइनस एक्ससी एंड आर मिल चुका था। तो जब आई से डिवाइड नहीं किया था, जब सिर्फ तुम्हारा ईएमएफ तुमने प्लॉट किया था, तो रिजल्टेंट ईएमएफ तुम्हारा इस तरफ आएगा। सो ये तुम्हारा रिजल्टेंट ईएमएफ और ये तुम्हारा फाई का एंगल। और मैंने कहा था करंट हमने प्लॉट किया था इस डायरेक्शन में। सो अगर ये तुम्हारा करंट का डायरेक्शन था, एंड आई का जो इक्वेशन था, इफ द इक्वेशन ऑफ आई वाज आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो ईएमएफ का जो इक्वेशन आएगा दैट विल बी ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। देखो, ईएमएफ फिलहाल करंट को लीड करता है, एंड बिकॉज इट इज लीडिंग द करंट, तो यहां पर आ जाएगा प्लस फाई। अब अगर यहां पर मैंने देखो EL ग्रेटर देन EC अज्यूम किया, इसलिए इंडक्टिव सर्किट था, एंड ये पूरा कैलकुलेशन हो गया। बट यहीं पर अगर मैं कंसिडर कर लूं, इफ EC इज ग्रेटर देन EL, देन द सर्किट विल बिकम अ कैपेसिटिव सर्किट।
कैपेसिटिव सर्किट के लिए फिर ये जो EL माइनस EC ऊपर गया था वो EC माइनस EL करके नीचे आ जाएगा. सो व्हेन इट इज अ कैपेसिटिव सर्किट ये तुम्हारा ER होगा एंड नीचे की तरफ चला जाएगा EC माइनस EL और जो रिजल्टेंट आएगा वो यहां पर आएगा. अब जो फाई बनेगा वो एक्चुअली नेगेटिव बनेगा एंड जो फॉर्मूले तुमने पिछले इसमें डिराइव किए थे वो सारे फॉर्मूले इस सेटअप के लिए भी एप्लीकेबल रहेंगे. सो वी नीड नॉट डिराइव देम सेपरेटली. इस केस में भी जो इंपीडेंस ऑफ द सर्किट आएगा दैट विल बी रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी द होल स्क्वायर. आई नो यहाँ पे तू कहेगा कि एक्सी माइनस एक्सएल आ जाना चाहिए था बट तू स्क्वायर कर रहा है. So it does not matter whether you go for XL minus XC the whole square or XC minus XL the whole square. यहाँ का आंसर वेरी नहीं करेगा whether you take an inductive or a capacitive circuit. Similarly, phi का जो फॉर्मूला आएगा that will still be tan inverse of XL minus XC by R only. ऐसा इसलिए बिकॉज इस केस में क्योंकि तुम्हारा EC बड़ा था और EL छोटा था, XC बड़ा आएगा XL छोटा आएगा और ये आंसर नेगेटिव आएगा. एंड क्योंकि आंसर नेगेटिव आया फाई का वैल्यू भी नेगेटिव आएगा एंड फाई नेगेटिव आया मतलब हमें पता है कि यहां से हमें क्लॉकवाइज जाना था. अगर फाई पॉजिटिव आता तो हम एंटी क्लॉकवाइज जाते एंड देन वी वुड हैव नोन दैट द इंडक्टर इज डोमिनेटिंग द सर्किट मोर देन द कैपेसिटर. एंड फाई अगर नेगेटिव आ गया तो यू विल गो डाउन एंड यू नो दैट द कैपेसिटर इज मोर डोमिनेटिंग देन द इंडक्टर एंड द सर्किट विल बी कैपेसिटिव. तो ये दो फॉर्मूले जो तुमने पहले पढ़े थे वो इस सेटअप के लिए भी एप्लीकेबल हो गए. जस्ट दैट इस सेटअप में दैट इज व्हेन EC बिकम्स ग्रेटर देन EL उस कंडीशन को या उस सर्किट को तुम बोल दोगे कैपेसिटिव सर्किट. सो या दिस वाज वन मोर कॉन्सेप्ट ऑफ फाइंडिंग द फेज एंगल फाई एंड द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट. द नेक्स्ट थिंग वी नीड टू नो इज एवरेज पावर डिसिपेटेड. in an LCR series circuit. देखो पावर का बेसिक फॉर्मूला इज I इंटू वी. बिकॉज पावर का फॉर्मूला अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी देख लोगे तो पावर वॉज I स्क्वायर आर और VI और V स्क्वायर बाय आर. सो वी विल करंटली कंसिडर दिस फॉर्मूला दैट पावर इज पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट. सो पावर का जो फॉर्मूला बनेगा the formula for power will be E into I for the given LCR circuit. But we don't want the power because E and I का जो value है वो continuously vary करता है. So we want to know what is the average power dissipated. Average power dissipated in the LCR circuit, let us say in one cycle. So average power के लिए वो average का जो पुराना formula starting of the chapter में हमने पढ़ा था वही formula use कर लेंगे that average of any quantity is integration of that quantity with respect to some variable and in circuits में वो variable time रहेगा. So average power will be taken as integration of P dt upon integration dt. We will do it over one full cycle. इस केस में जब E और I का equations लिखेंगे मैंने कहा था I was I नॉट साइन ओमेगा टी एंड E का इक्वेशन बन जाएगा E नॉट साइन ओमेगा टी या तो प्लस पाई या तो माइनस पाई बिकॉज तुम्हारा फाइनल EMF पीछे रहेगा या आगे रहेगा इस तरीके से ये हमें पता नहीं है. डेरिवेशन के टाइम पे व्हाट वी विल डू इज वी विल कंसीडर EMF का जो तुम्हारा इक्वेशन है दैट इज E नॉट साइन ओमेगा टी. अब E नॉट लीड करेगा या लैग करेगा करंट के रेफरेंस में. इस डेरिवेशन के लिए हम कह देंगे कि करंट को लीड या लैग करने दो EMF के रेफरेंस में. तो EMF के रेफरेंस को हमने सीधा E नॉट साइन ओमेगा टी ले लिया मतलब इसका फेज ओमेगा टी रखो एंड करंट का जो फेज रहेगा उसको आगे या पीछे कंसिडर कर लो. सो दिस विल बी I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस पाई. एक्चुअली ये प्लस माइनस पाई इसमें भी डाल दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इवेंचुअली तुम्हारा आंसर वही आने वाला है. सो आई एम टेकिंग रेफरेंस टू बी द EMF एंड जो करंट मिला उसका फेज आगे या पीछे कंसिडर करो बाय फेज एंगल ऑफ फाई. सो या स्टार्ट सब्स्टिट्यूटिंग द टर्म्स हियर. सो P को सब्स्टिट्यूट कर देंगे एज E इंटू आई. सो दिस इज EI dt अपॉन इंटीग्रेशन dt. सो दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ E को ये वाला टर्म डाल दिया I को ये वाला टर्म डाल दिया. So E naught sin omega t into I naught sin omega t plus minus pi that gives us E naught I naught sin omega t into sin of omega t plus minus pi. We were finding the average power over one full cycle. तो ये 0 से कैपिटल T में इंटीग्रेट करेंगे और डिवाइड करना होगा विद इंटीग्रेशन dt. वंस अगेन ओवर अ फुल साइकिल 0 से कैपिटल T. अब इंटीग्रेशन dt स्मॉल t आएगा एंड 0 से t में इंटीग्रेशन था तो ये सीधा हो जाएगा t माइनस जीरो विच इज इक्वल टू कैपिटल T ओनली. तो डिनोमिनेटर में कैपिटल T लिख लेंगे एंड इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो तो E नॉट I नॉट तो बाहर आ जाएगा कांस्टेंट है इसलिए.
अपॉन में ये टी रहेगा एंड इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा 0 से कैपिटल टी साइन ओमेगा टी एंड दिस टर्म, तो इसे लिख लेंगे साइन ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, एंड यहां पर एक dt भी है। ओके, यहां पे dt मैंने मिस किया था, सो ये dt यहां पे लिखना कंपलसरी है, सो या dt। सो योर p एवरेज बिकम्स e नॉट आई नॉट बाई टी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू कैपिटल टी। इसे अगर ओपन करेंगे तो इसका ओपनिंग इट बिकम्स साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव, एंड बीच में आ जाएगा प्लस माइनस कॉस ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। तो इस ब्रैकेट को अगर ओपन करोगे तो ये बन जाएगा, और फिर इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना था साइन ओमेगा टी के साथ। तो पहला टर्म आ जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव, फिर आ जाएगा प्लस माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, तो साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव, एंड यहां पर एक dt का टर्म जो पहले से था वो रहेगा। सो ये हमारा पूरा फंक्शन है, एंड इंटीग्रेट करने के लिए वी विल इंटीग्रेट दिस फंक्शन सेपरेटली एंड दिस फंक्शन सेपरेटली। सो पहले इस फंक्शन का इंटीग्रेशन ले लो, आई जस्ट राइट बोथ द फंक्शंस सेपरेटली। सो वी हैव इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव dt। ये इंटीग्रेशन हमें करना था ना, तो ये एक फंक्शन रहेगा इंटीग्रेट करने के लिए, और प्लस माइनस के बाद हमारा ये वाला फंक्शन रहेगा। सो इसका भी इंटीग्रेशन लिख लो, दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t ऑफ साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू इट वॉज साइन फाइव, या सो इंटू साइन फाइव dt। सबसे पहले इस फंक्शन को ही इंटीग्रेट कर लो, इट्स इजियर टू इंटीग्रेट। सो ओके, लेट्स कॉल इट i2 एंड दिस विल बी इक्वल टू, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, सो दिस इज हाफ यहां पर 2 यहां पर, एंड देन 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, ये फंक्शन हो जाएगा साइन ऑफ 2 ओमेगा टी, बिकॉज साइन 2 थीटा का फॉर्मूला था 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब साइन 2 ओमेगा टी, साइन फाइव को तुम इंटीग्रेशन के बाहर ले पाओगे, सो दिस विल बी साइन फाइव डिवाइडेड बाई 2, एंड इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ बचेगा साइन ऑफ 2 ओमेगा टी, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी divided by 2 omega, and this has to go from 0 to capital T. So this becomes sin phi, ये 2 ओमेगा को बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4 ओमेगा यहाँ पर, एंड माइनस हटाकर लिमिट फ्लिप कर देंगे तो ये हो जाएगा cos ऑफ 2 ओमेगा टी फ्रॉम t टू 0। सो दिस बिकम्स, एक तो sin phi by 4 ओमेगा, जब 0 डाल देंगे यहाँ पर, ओके दिस वाज नॉट कैपिटल T, दिस वाज स्मॉल t, या सो व्हेन यू पुट स्मॉल t टू बी 0, तो ये तुम्हारा cos 0 आएगा एंड cos 0 विल बी 1, माइनस अगर कैपिटल T डाल दोगे तो ये हो जाएगा cos ऑफ 2 ओमेगा कैपिटल T, दैट विल बी cos ऑफ 2 ओमेगा कैपिटल T इज 2 पाई बाय ओमेगा। सो व्हेन यू कैंसिल ऑफ ओमेगा, दिस बिकम्स cos ऑफ 4 पाई, एंड 4 पाई कोइंसाइड करेगा, अगर एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम देखोगे तो 4 पाई कोइंसाइड करेगा विद पॉजिटिव x, तो cos ऑफ 4 पाई विल फाइनली बी इक्वल टू 1 ओनली। तो ये माइनस तुम्हारा जो टर्म आएगा दैट इज cos ऑफ 2 ओमेगा टी, जिसका वैल्यू इज इक्वल टू 1 ओनली, तो ये 1 माइनस 1 होने की वजह से ये 0 आएगा, एंड देन 0 इनटू एनीथिंग विल बी 0 ओनली। तो ये जो सेकेंड इंटीग्रल का वैल्यू आया वो तुम्हारा 0 आया, एंड ये वैल्यू हम सीधा यहां पर सब्सटीट्यूट कर देंगे एट दिस पोजीशन। तो इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेट करने के बाद ये पूरा का पूरा टर्म जो है, इंटीग्रेट होने के बाद ये पूरा का पूरा टर्म आने वाला है 0। So yeah, if you just write it as E naught I naught by t, and फिर जब इंटीग्रेशन स्प्लिट किया तब तुम्हारा I1 प्लस माइनस I2 आने वाला था, जिसमें I2 का वैल्यू हमें 0 मिल चुका है, अभी सिर्फ I1 का वैल्यू चाहिए, तो तुम्हारा P एवरेज तुम्हें मिल जाएगा। I1 के लिए इसे सिंप्लीफाई करना था, वन सेकेंड, 2 साइन स्क्वायर थीटा थोड़ी देर पहले ही फॉर्मूले लिखे थे, इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा। सो या वी कैन राइट, अगर ये I1 है तो वी कैन राइट I1 एज इंटीग्रेशन, cos फाइव को बाहर ले लो, सो cos फाइव इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू कैपिटल T, एंड साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, सो 1 माइनस cos
2 omega t divided by 2 dt. So yeah, I1 becomes cos phi, बाई 2 को हम बाहर ले लेंगे, 1 का इंटीग्रेशन स्मॉल टी आएगा, और लिमिट्स अगर 0 से कैपिटल टी डाल देंगे तो ये t माइनस जीरो मतलब t आ जाएगा. माइनस करना है cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन विच इज साइन ऑफ 2 ओमेगा टी, एंड डिवाइड करना पड़ेगा विद द कोएफिशिएंट विच इज 2 ओमेगा, और जो लिमिट जाएगा वो 0 से कैपिटल टी तक जाएगा. सो I1 बिकम्स कॉस फाइव बाई 2, फिर तुम्हारा आ जाएगा t माइनस, देखो जीरो डालोगे तो साइन जीरो विल बी जीरो ओनली, एंड t डालोगे तो 2 ओमेगा कैपिटल टी. 2 ओमेगा कैपिटल टी यहाँ पर भी हमने कैलकुलेट किया था 4 पाई था, तो 2 ओमेगा कैपिटल टी साइन ऑफ 2 ओमेगा कैपिटल टी विल बी साइन 4 पाई विच इज इक्वल टू जीरो ओनली. तो t डाल के भी जीरो आया, जीरो डाल के भी जीरो आया, तो जीरो माइनस जीरो इज जीरो, अपॉन 2 ओमेगा विल बी जीरो ओनली. तो ये पूरा का पूरा टर्म जीरो आ गया. एंड फाइनली I1 का वैल्यू आ गया t cos फाइव बाई 2. तो I1 को डाल देंगे t cos फाइव बाई 2 एट दिस पोजिशन, तो P एवरेज का फॉर्मूला निकला E नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाई टी, इंटू इसका फॉर्मूला आ गया t cos फाइव बाई 2, एंड टी टी तो कैंसिल हो जाएगा, एंड फाइनली P एवरेज का फॉर्मूला इज E नॉट आई नॉट बाई 2 इंटू cos फाइव. वी राइट दिस एज, इस 2 को हम लिख लेंगे एज रूट 2 इंटू रूट 2. So E naught by root 2 is E RMS into I naught by root 2 is I RMS and into cos phi का टर्म. तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला निकल के आया P एवरेज का. That average power dissipated in an LCR circuit is given by E RMS into I RMS into cos phi. अब ये cos phi देखोगे तो phi तुम्हें एक्चुअली यहीं से मिल जाएगा. So if you see cos phi, इसका जो cos लोगे that will be R upon Z, and that cos phi is called the power factor. So I'll write that again. जो हमें average power dissipated का फॉर्मूला मिला that is E RMS into I RMS into cos phi. यहां पर cos phi का जो टर्म है वो फेजर्स के हेल्प से हमें पता चलता है दिस विल बी इक्वल टू आर बाई जेड, एंड दिस इज कॉल्ड द पावर फैक्टर ऑफ एन एलसीआर सीरीज सर्किट. सो अगर cos phi में phi का वैल्यू मान लो 90 आ गया, तो cos phi तुम्हारा जीरो आएगा, एंड देन द एवरेज पावर डिसिपेटेड विल बी इक्वल टू जीरो. देखो पावर डिसिपेटेड जीरो नहीं है, इट्स जस्ट द एवरेज पावर डिसिपेटेड विच इज इक्वल टू जीरो. तो दैट इज वन कंडीशन जब तुम्हारा एवरेज पावर जीरो आएगा. तो ये कुछ और फॉर्मूले हैं फॉर एन एलसीआर सीरीज सर्किट दैट यू नीड टू रिमेंबर. दैट cos phi is r by z, and yeah, it's also called the power factor of the LCR circuit. यहीं पे अगर प्योर इंडक्टर एंड प्योर कैपेसिटर का पावर डिसिपेटेड करने फाइंड करने का ट्राई करोगे, सो फॉर अ प्योर, इनफैक्ट रेजिस्टर का भी ले लो. सो फॉर अ प्योर रेजिस्टर के लिए अगर फेजर्स देखोगे तो ईएमएफ एंड करंट वर इन द सेम फेज. अगर फेज तुम्हारा सेम था तो जो फाई का वैल्यू आएगा फॉर अ प्योर रेजिस्टर, फाई का जो वैल्यू आएगा वो जीरो आएगा. अगर फाई जीरो आएगा तो कॉस फाई का जो वैल्यू आएगा वो वन आएगा, एंड देन द एवरेज पावर डिसिपेटेड इन अ प्योर रेजिस्टर इज सिंपली आरएमएस करंट इनटू आरएमएस ईएमएफ. So this is what happens for a pure resistor. Let's see what do you get for a pure inductor. For a pure inductor, in fact pure capacitor भी ले लो साथ में ही. सो इंडक्टर को देखोगे, सो इंडक्टर के केस में जो तुम्हारा अप्लाइड ईएमएफ था वो करंट को लीड कर रहा था बाय अ फेज एंगल ऑफ पाई बाई टू. सो जब इंडक्टर के बारे में बात करेंगे तो फॉर अ प्योर इंडक्टर फाई का वैल्यू जो आएगा वो पाई बाई टू आएगा. कैपेसिटर के बारे में हमने पढ़ा था कि यस, द ईएमएफ इज गोइंग टू लैग बिहाइंड द करंट बाय अ फेज एंगल ऑफ माइनस पाई बाई टू. तो जो फाई का वैल्यू लोगे प्योर कैपेसिटर के लिए ये तुम्हें लेना होगा माइनस पाई बाई टू. बट अगर फाई को पाई बाई टू डालो या माइनस पाई बाई टू डालो, दोनों के लिए जो कॉस पाई का वैल्यू आएगा वो जीरो ही आएगा. तो जो पी एवरेज आएगा दोनों के लिए दैट विल बी ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस पाई. कॉस पाई को जीरो डाला तो पी एवरेज जीरो हो जाएगा. सो बिकॉज एवरेज पावर डिसिपेटेड इन अ प्योर इंडक्टर एंड अ प्योर कैपेसिटर is equal to zero, we say that current in a pure inductor
or a pure capacitor is wattless current. अब मैंने अगर एवरेज पावर को जीरो कह दिया, एवरेज पावर को जीरो कह दिया, दैट डज नॉट मीन कि प्योर इंडक्टर या प्योर कैपेसिटर में कोई पावर डिसिपेट होने नहीं वाला है. इट सो हैपेंस कि अगर ये मान लो ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ का सोर्स था और ये इंडक्टर था, तो मान लो करंट एक साइकिल में इधर गया तब पावर डिसिपेट हुआ, लेट अस से दैट इज पॉजिटिव पावर. बट करंट अगर दूसरे साइड ट्रैवल करेगा तो उसमें जो पावर डिसिपेट होगा वो नेगेटिव पावर होगा. सो ओवर एन एंटायर साइकिल पावर डिसिपेट होगा. इट्स जस्ट दैट द एवरेज पावर यू गेट विल बी इक्वल टू जीरो. सो पावर विल बी डिसिपेटेड. इट्स नॉट लाइक करंट इंडक्टर के थ्रू फ्लो होगा तो एनर्जी लॉस नहीं आएगा. एनर्जी लॉस तो आएगा, हीट विल बी डिसिपेटेड, पावर विल बी डिसिपेटेड. इट्स जस्ट दैट द एवरेज पावर डिसिपेटेड विल बी इक्वल टू जीरो फॉर अ प्योर इंडक्टर एंड अ प्योर कैपेसिटर. सो या ये वॉटलेस करंट क्यों बोला ये भी ध्यान में रखना. एंड दैट्स अ लिटिल मोर डिस्कशन अराउंड पावर डिसिपेटेड फॉर द प्योर कंपोनेंट्स. So let's move on with the next topic now. The next topic is resonance in an LCR circuit. अगर LCR सर्किट का इंपीडेंस देखोगे तो इंपीडेंस का फॉर्मूला था रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी द होल स्क्वायर. देखो इस सेटअप में ये दोनों जो टर्म्स है ये पॉजिटिव रहेंगे बिकॉज ये स्क्वायर ऑफ टर्म्स है. अगर मुझे इंपीडेंस मिनिमम करना है तो इंपीडेंस मिनिमम करने के लिए या तो इसे जीरो करना पड़ेगा या तो इसे जीरो करना पड़ेगा. ये जीरो हो नहीं पाएगा बिकॉज रेजिस्टेंस का कोई ना कोई रेजिस्टेंस वैल्यू तो रहने ही वाला है. बट इसे अगर जीरो करना है तो ये पॉसिबल है. अगर मैं एक्सएल इक्वल टू एक्सी ले लू, if XL is equals to XC, then the impedance will be minimum. And impedance मतलब it was opposition to the flow of current by the circuit. तो इस केस में तुम्हारा करंट जो है वो मैक्सिमम आएगा. सो अगर मुझे करंट मैक्सिमम चाहिए, मतलब अगर मुझे इंपीडेंस मिनिमम चाहिए, सॉरी Z इक्वल टू इंपीडेंस, आई मेंट दिस इज मिनिमम. या सो इफ XL is equals to XC, then Z is going to become minimum, and Z अगर मिनिमम हो जाएगा तो करंट तुम्हारा मैक्सिमम आ जाएगा. सो अगर XL इक्वल टू XC कर देंगे, XL का फॉर्मूला था ओमेगा L एंड XC का फॉर्मूला था 1 अपॉन ओमेगा C. इसको रीअरेंज करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर बिकम्स 1 अपॉन LC एंड ओमेगा बिकम्स 1 अपॉन रूट LC. तो जो तुम्हारा ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ का सोर्स था उसका फ्रीक्वेंसी अगर 1 अपॉन रूट LC रखेंगे तो इस फ्रीक्वेंसी पर XL इक्वल टू XC हो जाएगा. ये वाला टर्म जीरो आएगा, इंपीडेंस मिनिमम हो जाएगा एंड वी विल गेट मैक्सिमम करंट इन द सर्किट. तो जो Z मिनिमम का वैल्यू आएगा व्हेन XL इज इक्वल टू XC, ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा एंड देन रूट R स्क्वायर विल बी इक्वल टू R ओनली. तो Z मिनिमम विल बी इक्वल टू R एंड दिस विल बी द कंडीशन फॉर मैक्स करंट इन द सर्किट. So for getting max current in the circuit, Z must be equal to R, and वो तब होगा जब ओमेगा will become equal to 1 upon root over LC. ओमेगा को अगर लिख लेंगे 2 pi f, इसे कह देंगे ओमेगा R, that is the resonant frequency. अगर ओमेगा को लिख लिया 2 pi f तो 2 pi भी यहां पर आ जाएगा and the resonant frequency can be written as 1 upon 2 pi root over LC. So ये कुछ conditions रहेंगे at the resonance condition. इन्हें तुम्हें समझ के रखना है. Now if you try to plot a graph of current versus omega, ओमेगा मतलब तुम्हारा जो AC का सोर्स था उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसे वेरी करने से करंट कैसे वेरी होगा ये देखना था. सो ओमेगा R इज 1 अपॉन रूट LC, इस पे तुम्हारा करंट मैक्सिमम आएगा. सो लेट अस से दिस इज गोइंग टू बी द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. सो इसको लिख लेंगे ओमेगा R एंड द ग्राफ इज गोइंग टू लुक लाइक दिस, that you are getting your maximum current at the resonant frequency, and that resonant frequency like I said is 1 upon root LC. इसी ग्राफ में अगर ये तुम्हारा पीक वैल्यू है, that is let's call it I naught, अगर ये तुम्हारा I naught है, you take a horizontal line at I naught by root 2. अगर ये मैक्स करंट था सर्किट में तो तुम I naught by root 2 पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो और ये हॉरिजॉन्टल लाइन जिधर भी कट करेगा तुम्हारे इस I वर्सेस ओमेगा के कर्व को, इस वाले पॉइंट को लेट्स कॉल इट ओमेगा 1, लेट्स कॉल दिस फ्रीक्वेंसी टू बी ओमेगा 2. तो ये जो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 का वैल्यू रहेगा, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, वी रिप्रेजेंट इट विद द टर्म 2 डेल्टा ओमेगा एंड वी कॉल इट द बैंडविड्थ. सर्किट के लिए बैंडविड्थ जो रहेगा दैट इज ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, वी कॉल इट 2 डेल्टा ओमेगा.
किसी भी एलसीआर सीरीज सर्किट के लिए वी डिफाइन समथिंग कॉल्ड अ क्वालिटी फैक्टर. फॉर सम रीजन इट सो हैपेंस कि ये पीक जितना नैरो रहेगा उतना तुम्हारा क्वालिटी फैक्टर ज्यादा रहेगा. इफ द पीक और इफ द कर्व इज क्वाइट नैरो, द सर्किट इज सेड टू बी ऑफ हाई क्वालिटी. तो जो क्वालिटी फैक्टर का डेफिनेशन आएगा क्यू, यू हैव टू रिमेंबर इट दैट द क्वालिटी फैक्टर इज गिवन बाय एक्सएल अपॉन आर. एक्सएल मतलब जो भी तुम्हारा इंडक्टर था उसका रिएक्टेंस, मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज कॉल्ड क्वालिटी फैक्टर ऑफ द टोटल एलसीआर सर्किट. तो एक्सएल का फॉर्मूला देख लोगे तो ओमेगा एल बाय आर आएगा. एंड वी डिफाइन दिस एट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओनली. सो ओमेगा मतलब यहां पर इट इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. सो ओमेगा आर एल अपॉन आर, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वाज 1 अपॉन रूट एल सी. सो 1 अपॉन रूट एल सी इसको डाल दिया इंटू एल बाय आर. सो यू कैन ऑल्सो राइट इट एज रूट एल बाय आर रूट सी. तो जो फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है दैट इज दिस फॉर्मूला, that is quality factor is xl by r, which further translates to omega r into l by r. omega r मतलब तुम्हारा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी which is 1 upon root lc. सिंप्लीफाई करके ये वाला फॉर्मूला भी बनता है. इस पे ज्यादा सम्स आई डोंट रिमेंबर पूछे गए थे या नहीं, बट इस फॉर्मूला के ऊपर काफी सारे सम्स पास पेपर्स में पूछे गए हैं. ऑल्सो व्हेन वी डिफाइन द क्वालिटी फैक्टर, देखो इसी फॉर्मूला में यू कैन एक्चुअली मेक इट ओमेगा अपॉन आर बाई एल. एंड ये जो R by L है इट इज समहाउ न्यूमेरिकली इक्वल टू द बैंडविड्थ ओनली. So if 2 delta omega is R upon L, so this quality factor definition also becomes omega R. ये omega R था, divided by R upon L को लिख लिया 2 delta omega. तो quality factor का ये वाला भी definition याद रखना है, that quality factor is the resonant frequency divided by the bandwidth. and bandwidth जो है omega 2 minus omega 1 which is 2 delta omega. बैंडविड्थ का एक फॉर्मूला R अपॉन एल भी है, तो ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना है. सो क्वालिटी फैक्टर के ऊपर ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट याद रखना. लाइक आई सेड, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस मतलब यू आर गेटिंग मैक्सिमम करंट इन द सर्किट. तो ये थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट था अराउंड क्वालिटी फैक्टर ऑफ एन एलसीआर सर्किट. द लास्ट कॉन्सेप्ट इन द वीडियो इज एन एलसी पैरेलल सर्किट. आई डोंट रिकलेक्ट इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल्स थे या नहीं, but again this is something that I had read in the theory while I was studying the entire chapter. So पढ़ा के रखता हूँ, देख लो अगर कहीं पे काम आएगा तो. So when you take an LC parallel circuit, you take an alternating EMF source, and let us say there is an inductor connected in parallel with a capacitor. Okay, मैंने कहा इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आया नहीं है, that does not mean it is not important. You never know न्यूमेरिकल्स कब आ जाएंगे एंड कब ये सारे कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट प्रूव हो जाएंगे. सो या इंडक्टर का इंडक्टेंस L ले लो एंड कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C ले लो. इफ देयर इज अ करंट बीइंग सप्लाइड, देखो इंडक्टर का जो भी करंट रहेगा वो एक सर्टेन फेज में रहेगा. अप्लाइड ईएमएफ को अगर हम रेफरेंस ले ले तो ये अप्लाइड ईएमएफ का फेजर हो जाएगा. इंडक्टर का जो भी करंट है वो हमेशा लैग करेगा अप्लाइड ईएमएफ से, बिकॉज इंडक्टर में ईएमएफ लीड करता था, कैपेसिटर में ईएमएफ लैग करता था. करंट के टर्म्स में बोलूं तो इंडक्टर में करंट ईएमएफ को लैग करेगा, तो इंडक्टर का करंट यहां पर आएगा एंड कैपेसिटर का जो करंट है वो ईएमएफ को लीड करेगा, तो कैपेसिटर करंट इस तरफ आएगा. बेसिकली कैपेसिटर करंट अगर पॉजिटिव आया तो इंडक्टर करंट नेगेटिव आएगा एंड वाइस वर्सा. इंडक्टर करंट पॉजिटिव आया तो कैपेसिटर करंट नेगेटिव आएगा. तो होगा क्या कि अगर ये IL है और ये IC है तो सर्किट का जो भी करंट रहेगा, और वी कैन से द नेट करंट फॉर बोथ ऑफ देम, the net current for both of them is not IL plus IC, it is IL minus IC. and considering कि IC का वैल्यू बड़ा है, let's call it IC minus IL. अगर IL बड़ा होगा तो you'll have to call it IL minus IC. So the total current of both the parts is given by IC minus IL. I को लिख लेंगे as E by Z. Z मतलब impedance of the entire circuit, and parallel connection है तो EMF जो आएगा across all the components will be the same. तो इसको लिखना पड़ेगा E upon X C, और इसको लिखेंगे एज E अपॉन XL. E थ्रू आउट कॉमन आके कैंसिल होगा एंड 1 अपॉन Z का तुम्हारा फॉर्मूला बन जाएगा 1 अपॉन XC माइनस 1 अपॉन XL. अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लोगे, सो 1 अपॉन Z बनेगा, जस्ट टेक एन LCM हियर, सो दैट विल बी XL माइनस XC अपॉन XC इनटू XL एंड टेक अ रेसिप्रोकल ऑन बोथ द साइड्स. तो जो सर्किट का इंपीडेंस आएगा दैट विल बी XC इनटू XL अपॉन XL माइनस XC. तो जब LC पैरेलल सर्किट के बारे में बात करेंगे तो रेजोनेंस कंडीशन अगर कंसिडर किया तो रेजोनेंस के टाइम पे
XL will become equal to XC, मतलब वही बात, ओमेगा L will become equal to 1 upon ओमेगा C, एंड रीअरेंज कर लोगे तो वापस ओमेगा स्क्वायर इज 1 अपॉन एलसी, सो ओमेगा विल बी 1 अपॉन रूट एलसी। ये तुम्हारा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आएगा, बट रेजोनेंस में एक्सएल इक्वल टू एक्सी, तो डिनोमिनेटर जीरो आएगा। सो एट रेजोनेंस तुम्हारा जेड का वैल्यू जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा, एंड देन करंट इन द सर्किट शुड बी मिनिमम। नाउ यू माइट थिंक कि अगर एक्सएल माइनस एक्सी को जीरो कर दिया तो z इक्वल टू समथिंग अपॉन जीरो, दैट शुड बिकम इन्फिनिटी। अगर z इन्फिनिटी आ गया तो करंट इन द सर्किट मिनिमम नहीं जीरो आना चाहिए। अब करंट जीरो इसलिए नहीं आता क्योंकि जो इंडक्टर रहता है इसमें थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस का भी कंपोनेंट होता है, सो इट्स नॉट अ परफेक्ट एलसी पैरेलल सर्किट, इट इज आरएल एंड सी इन पैरेलल। तो बिकॉज ऑफ द स्लाइट रेजिस्टर कंपोनेंट तुम्हारा करंट कंप्लीटली जीरो नहीं होगा, देयर विल बी अ स्लाइट करंट इन द सर्किट, बट द करंट एट दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी मिनिमम ओनली। तो जब ग्राफ प्लॉट करोगे वंस अगेन करंट वर्सेस ओमेगा का, तो जो ग्राफ आएगा वो इस तरीके से आएगा। If you realize there is a slight current in the circuit, the current is not equal to zero, and that current you got over here is I minimum, and ये जो तुम्हारा frequency है, this frequency here becomes the resonant frequency omega r, and that is 1 upon root LC. Quality factor का इस पूरे concept में कोई discussion नहीं है. So yeah, these are the equations of an LC parallel circuit, and yes, with this I am done with discussing everything I wanted to discuss in this video. I hope that the contents of this video have been someplace somewhere helpful to you in your preparations. Thank you for watching.